अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम व नाजरीन, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत जमात शशुम तहश्तुम ज़बान उर्दू के इक्तिसाब में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है ज़बान की आमोजिश में इलाक़ाई तहज़ीबों का किरदार। आइए इसके मुतालिक चंद अहम नुकात क्या हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। तहजीब और ज़बान के दरमियान ताल्लुक़। हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें तहजीब की निशानदही। सुर्खियाँ नंबर 1, भारतीय ज़बान, फ़नून और सकाफत का फ़रोग़। कन्नड़ा ज़बान के मुतालिक अहम पहलू। कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ा ज़बान कौन सी ज़बान व सकाफत से मुतासिर है? सुर्खियाँ नंबर 2, ज़बान पर इलाक़ाई तहज़ीब के असरात वगैरह। नाज़रीन, सबसे पहले तहज़ीब और ज़बान के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, रोशनी डालते हैं। ज़बान तहज़ीब के ज़राए के तौर पर काम करती है। ज़बान को तहज़ीब नामी दरख्त का फूल भी कह सकते हैं। इन दोनों का एक अनोखा जोड़ है। ज़बान के बगैर तहज़ीब फूल नहीं सकती। तहज़ीब के बगैर ज़बान हमेशा पीछे ही रहती है। ज़बान के सीखने से पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने और तनक़ीदी सोच की महारतों में तेज़ी से तरक्की हो सकती है। ज़बान आम तौर पर अदब की नुमाइंदगी करती है। दूसरा अहम नुकात है हमारा हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें। हिंदुस्तान जैसे हमा ज़बानी समाज में दीगर ज़बानों का इल्म और इस्तेमाल ज़रूरी है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल होने वाली ज़बानों की तादाद तकरीबन 1600 से ज़्यादा हैं। मादरी ज़बान के साथ साथ दीगर ज़बानों को सीखना पहले से ही इंसानों की अहम ज़रूरी सरगर्मी है। इलाक़ाई तहज़ीब वसी तौर पर फैली हुई है। आइए अगला नुकात, तहज़ीब की निशानदही। तारीख़ का मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि कई इलाक़े तहज़ीब से जाने जाते हैं। इसी तरह इलाक़े से तहज़ीब की निशानदही होती है। मसलन सिंधु तहज़ीब, कोडवा तहज़ीब। सुर्खियाँ नंबर 1 पर रोशनी डालेंगे। अब एक इलाक़े में बोली जाने वाली ज़बान इलाक़ाई ज़बान होती है। एक इलाक़े के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी ही इलाक़ाई तहज़ीब है। तहज़ीब ज़बान को बढ़ाती है। ज़बान इलाक़े की नुमाइंदगी और तहज़ीब का अक्स है। ज़बान इलाक़े की नुमाइंदगी और तहज़ीब का अक्स है। ये थी सुर्खियाँ नंबर 1। आइए अब भारतीय ज़बान, फ़नून और सकाफ़त का फ़रोग़ पर रोशनी डालेंगे। भारत सकाफ़त या कल्चर का एक ऐसा बेजबहा ख़जाना है जहाँ फ़नून, अदबी कारनामों, रीत रिवाज और रिवायात हज़ारों बरस इसकी आबियारी की है और इसको दस्तकारियों और अहम तारीख़ी मुक़ामात से मज़ीन किया है। दुनिया भर से करोड़ों लोग रोज़ाना सकाफ़ती ख़जाने से महफूज होने के लिए भारत आते हैं। ये लोग सयाह के तौर पर भारतीय मेज़बानी का लुत्फ़ लेने, भारत की दस्तकारी के नमूने और हाथ से बुने गए कपड़े खरीदने,
भारत की क्लासिकी अदब से लुत्फ अंदोज होने, योगा, मराक़बा या मेडिटेशन करने, भारत की फ़िलॉसफ़ी से तरकीब हासिल करने, भारत के मुनफरिद त्योहारों का मज़ा लेने, भारत की मतनू मौसीकी और फ़न की सताइश और तायीद करने और भारतीय फिल्में देखने यहाँ आते हैं। इस सकाफत और कुदरत की अता करदा दौलत ने भारत को नाकाबिल यकीन भारत बना दिया है। भारत के महकमा सयाहत ने भारत की इनफरादी हैसियत के इजहार के लिए यही नारा इख्तियार किया है। भारत के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और इसका फ़रोग़ मुल्क की आला तरजीहात में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये कौम और मईशत की पहचान के लिए हकीकतन अहम है। भारतीय फ़नून और सकाफत का फ़रोग़ सिर्फ मुल्क के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि अफराद के लिए भी अहम है। सकाफत से वाकिफ़ियत और इसका इजहार इन अहम खुसूसियात में शामिल हैं जो बच्चों में पैदा करना अहमियत का हामिल है। इससे बच्चों में शनाख्त, ताल्लुक़ का एहसास और दीगर सकाफतों और शनाख्त को समझने में आसानी होती है। अपने फ़नून, सकाफती तारीख़ी ज़बानें और रिवायात के बारे में शदीद एहसास पैदा होने पर ही बच्चे मुस्बत सकाफती शनाख्त और खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सकाफत के बारे में बेदारी और इजहार अफराद और समाजी खुशहाली दोनों के लिए अहमियत की हामिल है। फ़नून और सकाफत या कल्चर की तामीर का अहम ज़रिया है। फ़नून सकाफती शनाख्त को मुस्तहकम करने, बेदारी और समाज की तरक्की के अलावा अफराद में अफ़हाम व तफ़हीम और तख्लीक़ी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए जाने जाते हैं। वो अफराद की खुशी का भी बाअस होते हैं। खुशी, समाजी खुशहाली व तरक्की, अफ़हाम व तफ़हीम की तरक्की और अफराद की सकाफती शनाख्त ही वो वजूहात हैं हर नौइयत के फ़नून की तालीम हर सतह पर बच्चों के लिए ज़रूरी बनाती हैं। कम उम्र बच्चों की निगहदाश्त और तालीम से लेकर आला तालीम तक। आइए आगे बढ़ते हैं। इलाकाई ज़बान पर रोशनी डालेंगे। ज़बान यकीनन फ़न व सकाफत से मुंसलिक है। मुख्तलिफ ज़बानों को देखने का नुक्ता नज़र सख्त होता है और इसी लिहाज से किसी भी ज़बान का ढांचा इस इलाके के बोलने वालों की अक्कासी करता है। ज़बान किसी मखसूस सकाफत या तहजीब के लोगों के साथ ज़बानी राब्तों पर असरअंदाज होती है। इन अफराद में अहले खाना, हुक्मरां, साथी और अजनबी शामिल हैं। ज़बान बातचीत के लहजे पर भी असर डालती है। लहजा, तजुर्बात का एहसास और अपनापन जो मुश्तरका ज़बान बोलने वालों का विरासती वस्फ है, इस तहजीब की झलक पेश करता है। इससे जाहिर होता है कि तहजीब हमारी ज़बानों में जुज़ की तरह शामिल होता है। फ़न चाहे अदब की शक्ल में हो, ड्रामों, मौसीकी या फिल्म वगैरह की शक्ल में, ज़बान के बगैर मुकम्मल तौर पर समझाया नहीं जा सकता। किसी भी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फ़रोग़ के लिए ये ज़रूरी है कि इस तहजीब की ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसको फ़रोग़ दिया जाए।
مختلف رنگا رنگی تہذیب و ثقافت رکھنے والے ہمارے ملک میں ایک انداز کے مطابق ہر 3 کلومیٹر میں زبان تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ زبان کی خصوصیات ہی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ علاقائی استعمال ہی زبان کو باقی رکھتا ہے۔ اگلا نکات ہے ہمارا، کنڑا زبان کے متعلق اہم پہلو کیا ہیں، روشنی ڈالیں گے۔ کنڑا زبان کے متعلق ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے تو ہماری کنڑا زبان میں تنوع واقعی قابل ذکر ہے۔ مثلاً منگلور کنڑا، بنگلور کنڑا، میسور کنڑا، منڈیا کنڑا، ملناڈ کنڑا، اتر کنڑا۔ آئیے ناظرین، ہم یہاں پر کرناٹک کے علاقے میں بولی جانے والی کنڑا زبان کون سی زبان اور ثقافت سے متاثر ہے، روشنی ڈالیں گے۔ کرناٹک کے علاقے میں بولی جانے والی زبان بڑی حد تک مراٹھی زبان اور ثقافت سے متاثر ہے۔ حیدرآباد کرناٹک کے علاقے میں کنڑا زبان پر ہندی زبان اور نظام کی ثقافت کا اثر زیادہ ہے۔ کولار کنڑا پر آندھرا پردیش کا تیلگو اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ میسور اور بنگلور کنڑا پر تیلگو اور تمل اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ ساحلی علاقے پر کونکنی ملیالم زبان کا اثر زیادہ ہے۔ آئیے اب ہم سرخیاں نمبر 2 پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ علاقائی زبان تہذیب سے متاثرہ نظام زبان کی بقا، نشو و نما، تبدیلی کی ذمہ دار ہے۔ یہ علاقائی زبان لوگوں کی زندگی میں گھل مل کر مشغلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ معاشرے کی طبعی اور غیر طبعی معاملات کا ذریعہ ہے۔ زبان پر علاقائی تہذیب کے اثرات، اگلا نکات ہے ہمارا۔ ناظرین، اب ہم زبان پر علاقائی تہذیب کے اثرات کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ زبان کا اور تہذیب کا تعلق پیڑ اور اس کی جڑوں جیسا ہوتا ہے، زبان پر علاقائی تہذیب کا اثر بہت اہم ہے۔ تہذیب نامی سواری کے لیے زبان ایندھن کا کام کرتی ہے۔ تہذیب زبان کو تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک زبان کو علاقائی تہذیب اپنے اثر سے گھیرے رہتی ہے۔ علاقائی تہذیب سے وابستہ الفاظ کا استعمال، چاہے وہ جان بوجھ کر، انجانے میں، ضروری یا غیر ضروری طور پر علاقائی زبان میں ہوتا ہے۔ فصل کٹائی کے وقت گائے جانے والے گیتوں کا تعلق زرعی سرگرمی سے ہے۔ کوڈوا تہذیب اپنی ہی ایک الگ زبان رکھتی ہے، یعنی کہ ہندوستانی خانہ بدوش زیادہ تر علاقائی زبانوں کا انحصار اپنی علاقائی تہذیب پر ہے۔ زبان پر مبنی تہذیب کا اثر و رسوخ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے اسکول آنے والے بچوں کی زبان ان کے علاقے کے خاندان، تہذیبی پس منظر پر منحصر ہے۔ تہذیب کی نمائندگی کرنے والے فنون کے اقسام بھی زبان کی آموزش میں اپنا ہی اثر ڈالتے ہیں۔ تہذیبی تہوار کا اثر بھی زبان کو روشناس کراتا ہے۔ ہماری تہذیب کے سائے میں منائے جانے والے روایات ثقافتی زبانی آموزش پر اثر ڈالتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تہذیبی فنون کے اقسام کا اثر۔ تہذیب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مختلف انواع کو بڑھاتے ہوئے مختلف فنون کے اقسام کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے فن میں ڈھل رہی ہے۔ کولاٹا، لوک رقص، ڈھول رقص اور ڈرامہ، بہادری کہانیاں، اخلاقی کہانیاں، شیر کا لباس، شیر ناچ، ڈھول تاشا، نمائش کا انعقاد، ڈاک ٹکٹ کا ذخیرہ، سکوں کا ذخیرہ، البم تیار کرنا وغیرہ، یہ تھے تہذیبی فنون کے اقسام۔ ان تمام تہذیبی فنون کے اقسام میں استعمال شدہ گیتوں، الفاظ، لباس، کردار،
گفتگو اور دیگر نکات کے ذریعے زبانی آموزش پر علاقائی سایہ اثر ہوتا ہے۔ زبان، تہذیب اور علاقائیت بہت خاص ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے، علاقائیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔